हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। तो आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं अपना टेट एग्ज़ाम 2026 का जो होने वाला है, तो उसके विषय में हम सभी लोग जानेंगे। और आज का जो हमारा यह वीडियो है जिसके माध्यम से हम सभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज की जो हमारी कक्षा होने जा रही है सीटेट सामान्य जानकारी, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश, संस्कृत भाषा एवं संस्कृत का शिक्षा शास्त्र, इसके विषय में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज बता दूं कि जो हम सभी लोग अपनी लैंग्वेज चूज़ करते हैं उन सभी लैंग्वेज में लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, तो जिसने भी अपना लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चुना है तो उसको हम बता चुके हैं। आप सभी लोग जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं। और उसके बाद लैंग्वेज सेकंड के रूप में जिन्होंने संस्कृत चुना है या लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में भी चुना हो, तो दोनों के लिए यह जो क्लास होगी बहुत ही रामबाण होगी। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को जल्द से जल्द जाइए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए अपने जो सीटेट एग्ज़ाम की क्राइटेरिया है 90 नंबर लाने का, उसके लिए आप मेरे चैनल पर जा करके वीडियो को देख करके और अपना जो सीटेट की क्वालिफिकेशन है उसको आप लोग प्राप्त करिए। तो चलते हैं हम सभी लोग अपने पहले गद्यांश की तरफ। तो हमारा जो गद्यांश है उसके विषय में देखें तो गद्यांश, इसमें एक गद्यांश के माध्यम से हम देखेंगे किस प्रकार से इससे प्रश्न आते हैं। और सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। इसमें भी दो प्रकार की ट्रिक होती है कि जैसे सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लें तब जा करके प्रश्न को करें, या तो पहले प्रश्नों को देख लें उसके बाद जाके गद्यांश को पढ़ें, ताकि हमको समझ में आ जाए कि किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। अस्ति एकं निर्जनं वनम् एकदा कश्चिद् व्याधः वनम् आगच्छति सः तण्डुलकणान् भूतले विकिरति तत्र सः जालं प्रसारयति स्वयं दूरं गत्वा प्रच्छन्नः तिष्ठति। चित्रग्रीवः नाम कपोतराजः कपोतैः सह आकाशे उत्पतति कपोता भूमौ तण्डुलकणान् पश्यन्ति ते तण्डुलकणान् अभिलषन्ति। चित्रग्रीवः वदति अत्र निर्जने वने कुतः तण्डुलकणाः किञ्चित् अनिष्टं पश्यामि अहम्। एकः कपोतः वदति किम् अनिष्टम् अत्र? यदि सर्वत्र शङ्कां करिष्यामः तर्हि अस्माकं जीवनम् अपि कठिनं भविष्यति, अतः वयं भूमौ अवतरामः। सर्वे कपोताः तण्डुलार्थं गगनात् अवतरन्ति ततः जाले बद्धाः ते दुःखिताः भवन्ति। चित्रग्रीवः वदति नाभेतव्यं, वयम् उपायं चिन्तयामः, वयं समकालम् एव जालेन सह उत्पतामः। कपोताः जालेन सह गमनम् उत्पतन्ति। चकितः व्याधः दूरात् तद् दृश्यं पश्यति खिन्नः सह गृहं गच्छति। चित्रग्रीवः पुनः वदति चित्रवने हिरण्यकः नामक मूषकराजः निवसति, वयं तस्य समीपं गच्छामः, सः अस्माकं पाशानां छेदनं करिष्यति। सर्वे कपोताः हिरण्यकस्य विलस्य समीपम् आगच्छन्ति। हिरण्यकः स्वमित्रं दृष्ट्वा प्रसन्नः भवति, किन्तु तस्य बन्धनं दृष्ट्वा दुःखी भवति। सः शीघ्रं स्वमित्रस्य बन्धनस्य छेदनाय तत्परः भवति। चित्रग्रीवः हिरण्यकं निवारयति, वदति च भोः वयस्य प्रथमं सर्वेषां पाशानां छेदनं कुरु अनन्तरं मम। अब इस गद्यांश को हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसके माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करें कि इसका हिंदी पहले देख लेते हैं कि एक निर्जन वन था, वहाँ पास एक जो बहेलिया था जो जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं, वह जाता है और बहुत से उस जंगल में, उस निर्जन जंगल में जो चावल के कण है उसको ज़मीन पर बिखेर देता है और एक जाल भी वहीं पास बिछा देता है और दूर जा कर के वह प्रतीक्षा करने लगता है और देखने लगता है। उसके बाद चित्रग्रीव नाम कपोतराज है, एक चित्रग्रीव नाम का कपोतराज आता है अपने कपोतों के साथ में आकाश में उड़ते हुए। कपोत भूमि पर देखता है कि बहुत सी ज़्यादा चावल के कण पड़े हुए हैं और जो चावल के कण हैं उसको देख करके वो लोग बहुत ही खुशी हो जाते हैं। चित्रग्रीव कहता है कि इस निर्जन वन में जो चावल के कण है वो कहाँ से आ गए, कुछ गलत काम है, कुछ तो अनिष्ट होने वाला है, मुझे समझ में आ रहा है। तो दूसरा कपोत बोलता है कि यदि हम अनिष्ट यहाँ से कैसे हो सकता है, कैसे, एक दूसरा वो जो कपोत होता है वो बोलता है कि कैसे यहाँ पास अनिष्ट हो सकता है। यदि हम सर्वत्र जगह शंका ही करने लगे तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा भविष्य में जीने के लिए। तो अतः हमें सब लोगों को नीचे उतर जाना चाहिए भूमि पर। तो सभी कपोत तंदुल प्राप्त करने के लिए गगन से नीचे उतरते हैं। उसके बाद फिर वह जाल में बंध जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। यही है। उसके बाद क्या होता है, चित्रग्रीवः
वह चित्रकेतु बोलता है कि डरिए मत, वयम उपायम चिंतयामः, मैं एक उपाय जानता हूँ, चिंता करता हूँ, उसके विषय में समझता हूँ। तो फिर वह कहता है कि एक समय की बात है, मैं जाल के साथ उड़ गया था, और फिर उसके बाद कपोतः जालेन सह गगनम उत्पत्ति, और उसके बाद सभी जो रहते हैं कपोत, वो सभी जाल को लेकर के उड़ जाते हैं, और चकित व्याध अर्थात आश्चर्यचकित होकर के व्याध जो था वह दूर से देखता रहा और खिन्न होकर के अपने घर को लौट गया। चित्रग्रीव पुनः कहता है कि हिरण्यकः नामक मूषक राजा निवसति, अर्थात हिरण्यक नाम का एक मूषक राज अर्थात मूस रहता है। वयम हम लोगों को उसके पास में जाना चाहिए। सह अस्माकं पासाम छेदनम करिष्यति, हम लोगों को जो यह जाल है जिसमें हम बंध गए हैं उससे हमको मुक्ति मिल जाएगी उसके माध्यम से। उसके बाद सभी कपोत उसके बिल के पास जाते हैं और अपने मित्र को देख करके वह प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु जो वो रहता है बिला हमारा मूषक राज है, वह देख करके प्रसन्न हो जाता है सभी मित्रों को देख करके, लेकिन उनको बंधन में देख करके वह क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तुरंत दुखी हो जाता है। फिर शीघ्र ही वह अपने मित्रों को क्या करता है, उस जाल से छेद करके उसको निकाल देता है काट करके। फिर चित्रग्रीवा हिरण्यमेव निवारयति वदति, तो फिर दोनों लोग अपना बात करते हैं और चा भोः वयस्य, दोनों लोग अपनी बातों करते हैं। फिर कहते हैं कि प्रथमम सर्वेषां पाशानां छेदनम कुरु अनंतरम मम, तब उसके बाद कहता है कि सभी के पहले पासों को छेदन करो, फिर उसके बाद यही मेरी कहानी थी। इसमें कहानी यह थी कि एक जंगल है, उसी में जो कपोत लोग हैं वो जा रहे हैं और इसी पर एक कहानी आधारित है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम सभी लोग देखते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है यहाँ पास, अब हम इसके विषय में देखते हैं। तो प्रश्न ये आप पूछ सकता है, उस जो गद्यांश हमने बताया है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा और समझते रहिएगा कि गद्यांश में जो आया है कि भूतले तंडुलान कड़ह विकिरति, प्रश्न जैसे पूछ लेगा, एक प्रश्न जैसे पूछा कि तंडुलान भूतले कह विकिरति, अर्थात जो चावल के कण है उसको जमीन पर कौन बिखेरता है। तो आप सभी लोग ध्यान दिए होंगे कि चावल के कण को कौन बिखेरता है, जो व्याध होता है अर्थात जो शिकार करने वाला होता है वह बिखेरता है। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें यहाँ पास, तो कपोतो सह कह उत्पतति, मतलब कि जब कपोत के साथ में जो कपोत लोग थे उन लोगों के साथ में कौन उड़ रहा था, प्रश्न पूछ लेगा। व्याधा सर्वे पक्षिणा वायसा कपोतराज चित्रग्रीव, तो कौन उड़ रहा था, चित्रग्रीव जो है उड़ रहा था। अब इसके बाद देख लीजिए, अब पूछ सकता है कि चित्रग्रीव कौन था, चित्रग्रीव कपोत राज था, चित्रग्रीव कौन था, कपोत राज था। अब चित्रग्रीव किम दृष्ट्वा अनिष्टम अपश्यत, अर्थात चित्रग्रीव जो था वह देख करके किस अनिष्ट की आशंका सोचता है, देख करके किस अनिष्ट की बात करता है, तो किस चीज़ की करता है कि निर्जन वने तंडुल कणान, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस निर्जन जो हमारा वन है उस वन में कौन चावल के कणों को बिखेरेगा, या यहाँ कैसे मिल जाएगा चावल के कण, तो उसकी जो अनिष्ट की भावना होती है वह बढ़ जाती है। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो कह सकते हैं, जैसे हम सेंटेंस देखे थे कि चित्र नाम कपोतराज वो करता है ते तंडुल कणान अभिलषंत चित्रग्रीवः वदति अत्र निर्जने वतः कुत्र, ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पास चावल के कण आ जाएं, कुछ ना कुछ तो अनिष्ट का जरूर है। उसके बाद जैसे प्रश्न हम देखें, यदि सर्वत्र शंकाम करिष्यामः तर्हि अस्माकं जीवनम अपि कठिनम भविष्यति, ये हमारा जो वाक्य है हमारे गद्यांश में आया था। तो इस गद्यांश में जो ये वाक्य आया था उसके विषय में अगर हम बात करें तो वह गद्यांश क्या कहना चाह रहा है हमसे, अर्थात उस गद्यांश का कहना यह है कि यदि हम हर जगह सर्वत्र शंका ही देखने लग जाएंगे तो हमारा जीवन जीने योग्य नहीं बचेगा, क्योंकि हर जगह शंका ही करते रह जाएंगे हम, तो जीवन जिएंगे कैसे, ये हो गया। अब एक प्रश्न इसमें और पूछ सकता है कि जो शंका कर रहा था तो वो कौन कर रहा था, क्या चित्रग्रीव कर रहा था, या कपोत राज कर रहा था, व्याध कर रहा था, मूषक राज कर रहा था, या तो फिर कोई दूसरा कर रहा था। तो कौन कर रहा था, इसमें से कोई नहीं था, इसमें से दूसरा कौन, कपोता नाम मध्य एकस्य कपोतस्य, हम लोग पढ़े थे इसमें कि कपोतों के मध्य में उपस्थित कोई दूसरा कपोत जो था वह बोला था। ठीक है, इसके बाद देखें क्या कि गद्यांशे प्रयुक्तस्य अभिलषन्ति इत्यस्मिन् अर्थे निम्नलिखितेषु कः शब्दः प्रयुक्तम शक्यते, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इस गद्यांश में जो अभिलषन्त शब्द आया था, जब वो लोग चावल को देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तब देखा जाए तो अभिलषन्ति शब्द का अर्थ होता है इच्छन्ति,
पश्यन्ति होगा नहीं, श्रृंगारम कुर्वन्ति होगा नहीं, जैसे ये सब चीज़ें हो जाता है। अब जैसे देखा जाए इच्छन्ति, अब लिसन्ति पद का अर्थ क्या हो जाता है, इच्छन्ति। अब आ जाएगा इच्छन्ति का रूप पूछ लेगा तो क्या होगा, इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छसि इच्छतः इच्छथ, इच्छत इच्छामि इच्छावः इच्छामः। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो गद्यांश में प्रयुक्त अभिलषन्ति है उसका पर्याय। अब इसमें जैसे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न किस प्रकार से बना सकता है कि जैसे शब्द उसमें आया था अनिष्ट, अनिष्ट का क्या अर्थ होता है, अनिष्ट के विषय में हम लोग क्या जान पाते हैं उसके विषय में बताया गया है कि अनिष्ट शब्दस्य निम्नलिखित कः पर्यायवाची अस्ति। अर्थात पूछ लेगा गद्यांश में कि अनिष्ट जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या था, तो अनिष्ट शब्द का पर्यायवाची हम क्या कर सकते हैं, संकट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे विषाद का क्या हो सकता है, हर्ष कर सकते हैं। आशंका का क्या कर सकते हैं, आज्ञा कर सकते हैं। भय का क्या कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। हम इसी प्रकार से देख सकते हैं। उसमें जैसे एक प्रश्न और आया था मतलब कि शब्द प्रच्छन्न, ठीक है, क्या आया था, प्रच्छन्न। इस प्रच्छन्न शब्द में हम लोग देखें तो प्रच्छन्न शब्द में जो है कि इसका जो हम निर्वचन करें अर्थात इसको तोड़ें और इसमें क्रिया प्रत्यय सब कुछ अलग करें तो क्या बनेगा, प्राधन छद धातु और अक्त प्रत्यय जुड़ करके क्या होता है, यह शब्द का निर्माण होता है। ये हो गया। अब जैसे इसमें देखें तो आगे जैसे अवतरंती, उतरते हैं ना ऊपर से, गगन से उतरते हैं, तो अवतरंती जो तस्मिन् पदे है, इस पद में कौन सी धातु है, अवतरंती। तो अवतरंती पद में कौन सी धातु है, अवतरंती पद में हमेशा त्रि धातु होगा। त्रि हमारा जो है गमनार्थक धातु के रूप में त्रि का प्रयोग हुआ है। त्रि क्या है हमारा यहाँ पास, अवतरंती में धातु है। अब अवतरंती पद जो है उसमें कौन सा लकार है यह सब पूछ लेगा तो कौन सा है, लट लकार है। लट लकार इसका रूप अवतरति अवतरः अवतरन्ति, अवतरसि अवतरः अवतरथः अवतरथ, अवतरामि अवतरावः अवतरामः, इस प्रकार से इसका रूप चल जाएगा। अब जैसे देखें तो वहाँ पास मूषक राज जो था वो किस कार्य में क्या कार्य करता है अपने मित्रों के लिए, छेदन कार्य करता है, ठीक है ना, छेदन कार्य करता है। छेदन किसका, जाल का, जाल को काट देता है। अब इसके बाद और देखिए अगर इसमें तो जो छेदन शब्द है, ठीक है ना, छेदन शब्द में जो क्या प्रकृति प्रत्यय है, क्या उसमें प्रत्यय लगा है, क्या तो छेदनम का हम लोग देखें तो छिद धातु है और लिट प्रत्यय से यह जो शब्द है बनता है। ये हो गया है हमारा। अब इससे संबंधित जो प्रश्न थे वो हम सभी बता दिए हैं। आप लोगों को बताना यह है कि जो गद्यांश से प्रश्न आते हैं वह उन्हीं गद्यांशों पर रहते हैं निर्धारित, और अगर हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें अच्छे से, तो हमारा जो गद्यांश का प्रश्न है वो 5, 10, 12, 15 जितने भी रहते हैं वो सब पूरे के पूरे हम सही कर सकते हैं। तो अब हम सभी लोग अब चलते हैं अपना पद्यांश की तरफ। तो हम सभी लोग जैसे देखें तो जो हमारा गद्यांश के बाद अब पद्यांश आ गया है, तो पद्यांश को देखते हैं। तो उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम किम कुलेन विशालेन विद्याविहीनस्य देहिनः अकुलीनो अपि विद्यावान्देवैरपि सपूज्यते परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखं यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवः स न च विद्यागमो अप्यस्ति न तत्र दिवसं वसेत आपत्काले तु संप्राप्ते यन्मित्रं मित्रमेत तत् वृद्धकाले तु संप्राप्ते दुर्जनो अपि सुहृद भवेत। ये हमारा क्या था, गद्यांश के बाद पद्यांश। इसके विषय में हम लोग जानकारी करें तो जैसे इसमें बताया गया है एक मित्र के विषय में बताया गया है और हम लोगों की एक स्थितियां जो होती हैं उन सभी का वर्णन किया गया है कि कैसे हम लोग, जैसे इसमें बता दिया है कि जैसे परोक्षे कार्य हंतारे प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जय तादृशम मित्र विषकुम कम प्रयोग, जैसे इसमें बोल दिया है ना, तो बोल देगा कि इसके गद्यांश जो पद्यांश है इस पद्यांश से संबंधित हम लोगों को अर्थ समझ लेना पहले है, फिर प्रश्न को समझने के बाद जो हमारा उत्तर है उसको हम जान पाएंगे। ठीक, उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम, अर्थात उद्योग के समान जो है, उद्योग करने से हमारा क्या हो जाता है, दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। और जब तो नास्ति पातकम, ये हो जाता है। मौनेन कलहो नास्ति, और अगर हम मौन रहेंगे तो जो कलह लड़ाई झगड़ा है वो हो जाए, नहीं होगा कभी। नास्ति जागृते भयम, अगर हम जागते रहेंगे तो क्या होगा, भय दूर रहेगा हमारा। किम कुलेन विशालेन विद्याविहीनस्य देहिनः, फिर बता रहा है इसमें कि कुल जो विशाल होता है वह विद्याविहीनस्य देहिनः,
यहाँ कह दिया जाता है अकुली नो अपि विद्यावान देवैरपि स पूज्यते। और अकुलीन जो लोग होते हैं वह विद्या वंदे रपि स पूजते, उसको सबको पूजा पाठ करते हैं। वे परोच्चे कार्य हंतारे प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, अर्थात हमारे सामने जो है मतलब कि अच्छा बोलने वाला और हमारे पीठ पीछे हमसे हमारी बुराई करने वाला जो रहता है, वर्जयेत तादृशम, उनका हम लोगों को त्याग देना चाहिए। मित्रम विषकुंभकम पयोमुखम, और अगर वह मित्र इस प्रकार के कोई हमारे साथ में रहते हैं तो उन सभी लोग क्या होते हैं, विषकुंभ के समान होते हैं। यस्मिन देशे न सम्मानो, और जहाँ हम लोगों को सम्मान न मिले, न वृत्ति न च बांधव, उस न वित्ति को न ही सगे संबंधियों को, न चा विद्यागमो अप्यसि न तत्र दिवसम वसेत, और जहाँ पास हम लोगों का जो विद्या है उस प्राप्त कर पा रहे हैं तो उस जगह को हम लोगों को भी त्याग देना चाहिए, वहाँ एक दिन भी हमको नहीं रहना चाहिए। आपातकाले तो संप्राप्ते, और आपत्ति काल में जो हम लोगों को सब बराबर से, यत्मिन मित्रवेत तत्, और उस जो हमारा आपत्ति काल में साथ दे दे उसके समान कोई हमारा मित्र नहीं है। और वृद्धि काले तो संप्राप्ते दुर्जनो सुहृद भवेत, और वृद्धि काल में जो हम लोगों का साथ देता है दुर्जन तो हमेशा हमारे गिराने का काम करते रहते हैं। जो हमारा इसका पद्यांश का अर्थ था वो अब हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या इसका प्रश्न है। जैसे कि गद्यांश के आधार पर प्रश्न आ जाएगा कि वंचक मित्र से तुलना केन सह भवति। पहला प्रश्न क्या है, जो वंचक मित्र था उसकी तुलना किसके साथ की गई है, चौराहा, स्थगः, लोमः, पयोमुखः, विषकुंभकः। अब आप लोग शब्द ही सुन करके जान गए होंगे कि किसके समान किया गया है, पयोमुखम विष कुंभम, अर्थात जो विष के कुंभ के समान होता है उसके हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसके साथ तुलना होती है हम लोगों की, उसको हम लोगों को त्याग देना चाहिए। जैसे इससे संबंधित जो गद्यांश पद्यांश में आया था, परोच्चे कार्य हंतारम प्रत्यच्चे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विष कुंभकम पयोमुखम। इसके बाद जो प्रश्न हमारा दूसरा देख लेते हैं कि अकुलीनो अपि कह जना दैवे पूज्यते, ये प्रश्न आ गया है। तो अब क्या कहते हैं, अकुलीनो जन कह दैवे पूजते, तो इसके विषय में जो बोला गया है कि जो अकुलीन होते हैं हुए भी विद्यावान व्यक्ति देवताओं के द्वारा पूजे जाते हैं, वह क्या है, कौन, विद्यावान। यही प्रश्न हमारा आया है, अकुलीनो कहा तो अकुलीनो हो विद्यावान। इसके संबंधित जो प्रश्न वो हमारे पद्यांश में आया था, पद क्या था, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना अकुलीनोऽपि विद्यावान देरैवे स पूज्यते। इसके बाद जब ऐसे प्रश्न हम दूसरा देख लें कि विद्यागमनो अप्यस्ति इत्यत्र पदस्य समुचित संधि विच्छेदः कुरुत, अर्थात विद्या, देखिए संधि विच्छेद कैसे, विद्यागमो अप्यस्ति, ये हमारा शब्द है, ठीक है, ये इसको अवग्रह बोला जाता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसका हो सकता है समझे विच्छेद अच्छे तरीके से। पहले देखें, हम लोग देख सकते हैं, इसको तोड़ते हैं, विद्या धन आगम आगम, ठीक है, ये आ गम, फिर इसके बाद यहाँ पास जो ओ लगा है उसको विसर्ग कर देंगे, ये आ गया है आ, ये पा में से ये पा आ गया, इसमें से ई जो बना है ये हो गया, आ इसका निकल जाएगा ये अस्ति, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको हम समझेंगे कैसे, देखो पहले तो यहाँ पास दीर्घ संधि हुई है, फिर यहाँ पास हम लोगों का जो है अवग्रह अर्थात या पररूप संधि हो गई है यहाँ पास, उसके बाद यहाँ पास जो हुआ है यण संधि हुआ, तीन संधि इसमें मिलकर के हुई है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे देख लिया जाए, फिर से इसको समझा दूँ मैं, जैसे कि विद्या धन आगमः आगमः, ये हो गया हमारा, ठीक। तो और उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पास अपिधन अस्ति, अपिधन अस्ति, ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, विद्या 3 4 5 जो भी देख ले, जैसे कि बन जाता है इसमें, एक तो हमारा ये बन गया, ठीक है, एक ही अपिधन अस्ति बन जा रहा है। और जैसे देख लें तो विद्यागमः अपि बन सकता है, और एक बन सकता है विद्यागमो अपि अस्ति बन सकता है, पूरा सेंटेंस मतलब तोड़ करके अगर हम देखें तो इसमें कई प्रकार, जैसे मैं पूरा बता दे रहा हूँ, विद्या धन आगमः, ये हो गया। फिर उसके बाद
हम लोग इसमें और देख सकते हैं विद्यागमः अपि, ये हो सकता है। फिर इसके बाद विद्यागमोपि अस्ति, ये हो सकता है। ठीक है, ये इसके बाद ये बता ही दिए, ये अलग अलग बता ही दिए पूरा करके, इस प्रकार से बन सकता है। अब आगे देखते हैं हम सभी लोग। वृद्धि काले संप्राप्ते का सुहृदा भवते, अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें देखते हैं कि जो हमारा वृद्धि काल होता है उस समय भी हम लोगों को किनको मित्र बना लेना चाहिए, अर्थात दुर्जन जो होते हैं उनको निर्जन मित्र बना लेना चाहिए। अब जैसे इसके विषय में, जो मनुष्य की विपत्ति के समय जो मित्र होता है, जो मदद करता है, वह उसका क्या हो जाता है, सच्चा मित्र हो जाता है। हम सभी लोग आगे प्रश्नों को देखते हैं। जैसे तो इसमें देखते हैं कि जो अधोलिखित पद था जो हम लोग पढ़े हैं, उसमें सप्तमी विभक्ति जो का पद जो आए हुए हैं उसमें से कौन सा नहीं है। जैसे संप्राप्ते परोक्षे विशालेन वृद्धि काले, अब इसमें जैसे पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, विशालेन नास्ति इति, विशालेन जो शब्द आया वह तृतीया का है। और उसके बाद जैसे हम देख लें वृद्धि काले संप्राप्ते परोक्षे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अस्मिन् समय यद अहम संस्कृत भाषायां वदामि सर्वे जनाः संस्कृत भाषायां न शक्नोमि, अहम संस्कृत भाषायां यद वदामि सर्वे जनाः न जानन्ति संस्कृत भाषायाः इति कारणम् अस्ति अहम संस्कृत भाषायां न वदामि, अहम अस्य अनुवादं करोमि हिंदी भाषायां, सर्वे जनाः हिंदी जानामि तत् कारणमस्ति अहम हिंदी भाषायां वदामि। भवतः सर्वे जनाः मम अस्य पद्यांशस्य विषये सर्वे प्रश्नाः सकुशलं करोमि, तत्पश्चातं भवतः सीटेट एग्जाम सफलता प्राप्तुं शक्नोमि। जैसे कि एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पद्यांश के अनुसार उद्योगम किम न वर्तते, तो पद्यांश के अनुसार कहा जा सकता है कि जो उद्योग करने से दारिद्रता का नाश हो जाता है। और जैसे ये उद्योगें, अब ऐसे बात आगे हम सभी लोग देखते हैं कि इसमें जो शब्द आए हुए हैं किस प्रकार से प्रश्नों को बनाया जाता है। तो बनाएगा, धातु पूछ लेगा, शब्द रूप पूछ लेगा, और पूछ लेगा इसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सी क्रिया है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। इन्हीं सभी शब्दों को लेकर के प्रश्न जो है इसमें से निर्माण करेगा। अब हम सभी लोग चलते हैं अपने टॉपिक आगे, क्या चीज़, संस्कृत भाषा और संस्कृत शिक्षा शास्त्र। जैसे हम सभी लोग देखते हैं प्रश्न को, तो जो संस्कृत का जो हम लोगों को, इसके विषय में पहले बता दूं मैं आप सभी लोगों को, आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे कि हमारा जो हम लोग चूज करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, ठीक है, ये चीज़ें आप सभी लोग समझ लीजिए। जिस भी विद्यार्थी ने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज किया है, ठीक है, और लैंग्वेज सेकंड चूज किया है हमारा संस्कृत, ठीक है, ये चीज़ समझ ले। उसके बाद जैसे अब हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पास लैंग्वेज दो होती है, मतलब हिंदी में भी, ये देखिए लैंग्वेज दो हो गई, और लैंग्वेज एक जो संस्कृत है हमारा वो भी दो होती है, ठीक है। लैंग्वेज एक हमने चूज किया, उसको कर लिया है, अब इसके बाद इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, अब लैंग्वेज दो हमारी जो है वो संस्कृत की सेकंड हमारी, उसको हमने कर लिया है, ठीक है। इसमें हमारा हो गया है। अब हम लोग क्या करने जा रहे थे, संस्कृत का शिक्षा शास्त्र, ठीक है, इसमें संस्कृत की जो भाषा है उसकी शिक्षा शास्त्र, उसको तो अगर हमको ये नहीं आता है तो हम लोगों को जो हमारी हिंदी की सेकंड भाषा है, जहाँ पास पेपर, उसमें जाएंगे तो जो 15 क्वेश्चन इसमें का हिंदी संस्कृत का शिक्षा शास्त्र है और जो हिंदी का शिक्षा शास्त्र है वो दोनों मेल करेगा। तो आप लोग इसमें से इसको पढ़ करके उत्तर दे सकते हैं यदि आप संस्कृत अच्छे से नहीं जानते हैं तो। अब हम सभी लोग जो संस्कृत का शिक्षा शास्त्र है उसके विषय में थोड़ा सा तैयारी करते हैं। जैसे प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न आ गया कि पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला क्या चीज़, रोदनम अर्थात रोना, कुंजन अर्थात कूजन करना, तथा अस्पष्ट भाषण इते सर्वे भाषा विकार से अवस्था संति। अर्थात प्रश्न यह बन गया है कि रोना, कूजन करना, अस्पष्ट रूप से बोलना, ये सब भाषण करना, ये सभी भाषा विकास की किस अवस्था में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछेगा क्या, भाषिकम, अभिव्यंजकम, प्रकरणात्मकम या प्राक भाषिकम। तो ये क्या हो गया, ये सभी जो शब्द आएंगे ये सब किसमें आएंगे, प्राक भाषिकम, अर्थात भाषा विकास की जो अवस्था होती है, रोना, कूजना, अस्पष्ट भाषण करना, ये सभी प्राक भाषा के अंतर्गत आएंगी। भाषा विकास की अवस्थाएं जो होती हैं उसके अंतर्गत आएंगी। अब जैसे आगे प्रश्न दूसरा देख लें हम, क्या कि जो
वाइगोत्स्की थे, है ना, उनके से संबंधित अगर संस्कृत में प्रश्न पूछ लेगा कि वाइगोत्स्की इत्यस्य समाज सांस्कृतिक सिद्धांतेन संबंधः नास्ति, अर्थात वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था किस सामाजिक सिद्धांत से उसका संबंध नहीं होता है। किससे? सामाजिक अंतः संपर्क सोपान निर्माणम सामीप्य विकासस्य क्षेत्रम या भाषा अधिग्रहणम साधनम। अब इसके बाद क्या हो गया है, किससे संबंधित नहीं होता है, तो जो इनका वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वह भाषा अधिग्रहण साधन, वाइगोत्स्की इस समाज सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंध नहीं रखता। किससे? भाषा अधिग्रहण साधनम, इससे उनका संबंध नहीं है। आप सभी लोग प्रश्नों को भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो प्रश्न अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, उसका मैं उत्तर तुरंत बता दूंगा आप सभी लोगों को। फिर इसके बाद क्या है, तीसरा प्रश्न अगर देखें तो प्रत्येकम पाठ्यक्रमः शिक्षण परिणामस्य विषये चर्चा करोति अस्य आशयो अस्ति। इसका क्या आशय है, अर्थात जैसे प्रत्येक पाठ्यक्रम शिक्षण परिणाम पर हमको चर्चा करना है, ठीक है, तो इसका जो है परिणाम क्या होगा उसके विषय हम लोग अगर जाने तो, जैसे कि अगर हम जो शिक्षण का पाठ्यक्रम का जो सिद्धांत है उस पर देखा जाए, अगर सभी पर हम विषय पर चर्चा करेंगे तो क्या होगा छात्र के अंदर। पहले प्रश्न का जो 4 ऑप्शन उसको सुने, जैसे पाठ्यपुस्तकस्य विषयेण विस्तुः विचारः छात्राणां व्यवहारे परिवर्तनं सर्वेषां पाठानां समाप्तिः अध्यापकस्य अध्यापन विधौ परिवर्तनम ना। अब इसमें जैसे हम लोग सभी लोग देख लें तो सबसे मुख्य रूप से क्या प्रश्न का उत्तर बन सकता है कि जो विद्यार्थी है, छात्र है, उसके अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन करना, क्योंकि प्रत्येक पाठ जो होते हैं, प्रत्येक जो पाठ्यक्रम होता है वह अलग अलग तरीके से रहता है और जो बालक होता है उसके विकास के लिए निर्धारित किया गया रहता है। इसीलिए हम लोगों को प्रत्येक पाठ्यक्रम को पढ़ाना चाहिए, उस पर परिचर्चा करना चाहिए। अब इसके बाद जैसे देख लें, फिर कोई प्रश्न जैसे पूछ लिया जाए कि भवतां दूरभाषे एकस्य दूरभाषस्य अंकानाम अवलोकनम किम कथ्यते, अर्थात यह कहा जा रहा है कि जैसे हमारा जो दूरभाष यंत्र है, अर्थात हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, उसमें जो है कि एक दूरभाष के अंकों का अवलोकन किया जा रहा है, तो वह क्या है, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, क्रम वीक्षणम कथ्यते, अर्थात क्रमवार तरीके से जो अंक है उसमें दिखाई जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से हम लोग देखते हैं उसमें, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न जैसे देख लें हम लोग, 5वां प्रश्न देखें तो प्रकरण अनुसारम नवीन शब्दानां परिभाषणम नवीन शब्दानां अर्थबोधस्य तुलनायाम, अर्थात कहा जा रहा है कि जैसे हम देखें प्रकरण के अनुसार नवीन शब्दों का परिभाषण नवीन शब्दों के अर्थाबोध की तुलना में अच्छे शब्द के अर्थबोधन में सहायता करता है, यह कहा जा रहा है इसमें। तो क्या करता है हम लोगों के लिए, शब्दस्तु सुष्ठु अर्थाबोधने सहायता करोति, अर्थात शब्दों को अच्छे तरीके से बोलने के लिए हमको सहायता करता है। अब जैसे एक प्रश्न बन जाएगा, लेखनस्य प्रकाराः यस्मिन् लेखकः आत्मानं पात्रस्य भूमिकायां स्थापयति यदा कदा नापि तथा कथां कथयति ज्ञायते। कहा जा रहा है कि लेखन का प्रकार जिसमें लेखक अपने को पात्र की भूमिका में स्थापित करता है तथा कहता है, इसमें जो वृत्तांत का ज्ञान होता है वह क्या होता है हम लोगों का, वह होता है वृत्तांतकमम, अर्थात वह जो अध्यापक है वह अपने वृत्तांत के विषय में जानकारी देना चाहता है। और ये हो गया। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो हिंदी का सेकंड पेपर होता है लैंग्वेज में, हिंदी का सेकंड पेपर, उसमें से जो संस्कृत का हिंदी शिक्षण और संस्कृत शिक्षण एक ही रहता है। आप लोग उसमें जा करके जो संस्कृत नहीं समझ पाएंगे उसमें जा करके अपना देख सकते हैं। इसके बाद जैसे प्रश्न देखें तो एक हम लोग देख सकते हैं, जैसे पूछा जाता है हिंदी में वैसे इसमें भी कि भवान स्वकक्षायां छात्राणां सर्वाधिकां भागग्रहीताम् इच्छति अनेन प्रयोजनेन भवान निम्नलिखित विधितं प्रयुक्तम् इच्छन्ति, अर्थात कहा जा रहा है कि आपकी कक्षा में यदि बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, ठीक है, और भाग लेना चाहते हैं या उसमें भूमिका देना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के साथ में किस विधि का प्रयोग करना चाहेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चां विधि प्रयोगम कुर्मः सर्वे छात्रायाः मध्ये वयम् अध्यापकजनाः वयम् अध्यापकगणाः सर्वे छात्रायाः मध्ये चर्चा परिचर्चां कुर्वन्ति इति अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्ति। वयं सर्वे जनाः अनन्तरं प्रश्नं दृष्टेः, कश्चित् श्रोता विशिष्ट विवरणं शृणोति ज्ञानसाधनानि अभिजानाति तथा शब्दक्रमव्यवस्थाम् अभिज्ञानति एष श्रवणप्रक्रियां किं कथ्यते। अहं हिंदी भाषायां वदामि।
जैसे कि कहा जाता है कि ज्ञान के साधनों को जानता है तथा शब्द क्रम व्यवस्था को जानता है। इस श्रवण क्रिया को किस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है? तो किस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है? अधः ऊर्ध्व प्रक्रिया। क्योंकि जो हम लोगों की श्रवण प्रक्रिया होती है वह कई प्रकार से होती है, जैसे अधः ऊर्ध्व प्रक्रिया, ऊर्ध्व अधः प्रक्रिया, निष्कर्षणात्मिका प्रक्रिया, रेखायिका प्रक्रिया। अस्मिन् मध्ये वयं सर्वे जनाः जानामि कि अधः ऊर्ध्व प्रक्रिया किं कथ्यते? तो अधः ऊर्ध्व प्रक्रिया कथ्यते ज्ञान के साधनों को जानता है तथा शब्द क्रम व्यवस्था को भी जानता है। अस्य किं कथ्यते? अस्य अधः ऊर्ध्व प्रक्रियां कथ्यते। पठन क्रियायाः लघु कथा प्रसंगे निम्नलिखितं किमस्ति? वयं सर्वे जनाः अस्य प्रश्नायां प्रप्रथमं हम हिंदी भाषा में बताएं। पठन क्रिया के अनुसार हम लोग अगर देखें तो लघु प्रसंग को किस प्रकार से जान सकते हैं? जैसे छात्र युगल कार्य करते हैं तथा परस्पर पढ़ते हैं, इसके माध्यम से जान जाते हैं। उसके बाद बच्चे जो हैं लघु कथा के माध्यम से अपने अंदर जो विकास करते हैं उसको जान जाते हैं। यही सभी हम लोग इसमें देख सकते हैं। अब जैसे एक प्रश्न और देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोई भी जो कक्षा का भवन है, जिसे हम देखते हैं और कहते हैं कि विकल्प रूप में हम उनको दे देते हैं कि लघु का पाठ करिए, है ना। इसके विषय में देखते हैं तो कहते हैं कि कक्षायां भवान् किमपि प्रश्नं न पृच्छते, विकल्प रूपेण भवान् तान् कनिचित् लघु पठानि ददाति तथा छात्रान् प्रश्नान् निर्मातं कथयति। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर जो विकास करना है लघु पाठ के अंतर्गत करना है, लघु श्लोक के माध्यम से करना है, और उनके अंतर्गत जो विश्लेषण है, विश्लेषणात्मक क्षमता उसको विकास करना है, तर्कात्मक विकास करना है, चिंतन विकास करना है, इन सभी का बच्चों के अंदर ही विकास करना है। जैसे भाषा शिक्षण से मूल्यांकन निम्नलिखित परिमेयते, अर्थात भाषा शिक्षण के मूल्यांकन के रूप में इसका हम लोगों को पढ़ना है। तो अर्थात भाषा शिक्षण के मूल्यांकन के अंतर्गत क्या मापा जाता है? छात्रों की भाषा क्षमता को मापा जाता है। यदि हम सभी लोग देखें तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत यही किया जाता है। पाठन सहायकाया समार्थम उद्देश्यम अस्ति, अर्थात कहा जाता है पढ़ाने के सहायक कार्य सामग्री का उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा परिणाम को आशाजनक बनाना होता है। यह हो जाता है जैसे कि एक कक्षा है और उस कक्षा में पुस्तक को लोकप्रिय बनाने के लिए और चित्र संकेतों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, तो कह सकते हैं क्या करते हैं? उदीयमान पठन अवस्था करते हैं। अर्थात उदीयमान पठन अवस्था दृढ़ता से प्रस्तुत करते हैं। इसको कहा किया जा सकता है कि एक छात्र लोकप्रिय पुस्तक को ग्रहण करता है तथा उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करता है, कर कथा को पुनः सुनाता है, और उसके माध्यम से हम सभी लोग अपने जो उदीयमान पठन अवस्था है उसको हम सभी लोग समझ जाते हैं। अब जैसे आगे के जो प्रश्नों को हम सभी लोग देखें तो जैसे हम कहते हैं कि यदा कदा लोकाः एकस्मिन् एक वाक्ये विभिन्न भाषणं वयं सर्वे जनाः शृण्वन्ति, तो अस्य भाषायाः कस्य उदाहरणम् अस्ति? तो जैसे हम लोग देखते हैं तो यह क्या है? कूट मिश्रण से, अर्थात जिसका हम लोग कूट के माध्यम से वो कर लेते हैं वही हमारा हो जाता है। अब जैसे उपन्यास पाठनम लिखित उदाहरण अस्ति, अर्थात उपन्यास का पठन कार्य करना किसका उदाहरण माना जाता है? तो आप सभी लोग देखिए पहले किसका? गहन पठन का, क्रमवीक्षण पठन का, विहंगावलोकन का या विस्तृत पठनस्य। तो किसका हो जाता है? विस्तृत पठन का हमारा जो हो जाता है उपन्यास पठन कार्य हो जाता है। अब जैसे आगे हम सभी लोग देखें तो कह गुणः विसर्जयेत प्रदर्शित, जैसे कि मनुष्य के अंतर्गत जो गुण होते हैं किसका हम लोगों का वो जो गुण को हम लोगों को परोपकारी के गुण के रूप में माना जाना चाहिए, तो क्या हो जाता है? परोपकारः, अर्थात विश्रम्भा सौंदर्यम सौम्यता परोपकारः, अर्थात मनुष्य के अंदर जो सर्वजनेषु न दृश्यते, जैसे कि सबको नहीं वो करना चाहिए, सबके प्रति जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, जो गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? परोपकार का। जैसे उन्नति इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, ऐसे भी पूछ सकता है कि उन्नति पद जो है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो उन्नति में कौन सा है? तीन प्रत्यय, और तीन प्रत्ययांत शब्द जैसे आ जाएगा। तीन प्रत्ययांत शब्द क्या होते हैं? नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग में एक तीन प्रत्ययांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, यह जान गए। और उसके बाद कह सकते हैं कि जैसे उत धन तीन क्या बनेगा? हम लोग देख सकते हैं उत धन तीन उन्नति ही, यही शब्द हमारा बनेगा। उसके बाद जैसे देखें कि परोपकार के अनुसार किसका गुण का विकास हो जाता है? तो किसके गुण का विकास हो जाता है? समाज सेवा का विकास, देश का विकास, देश सेवा का विकास, दीनों के उद्धारण का विकास, ये हमारे अंदर हो जाता है। अब जैसे हम लोग देखें क्या देख सकते हैं कि जो हमारे अंदर एक कहानी कहने की जो क्षमता होती है उसे
क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जा सकता है? हमारे जो भाषा का विकास कहा जा सकता है, हमारे अंदर संचार कम्युनिकेशन की स्किल का विकास किया जा सकता है, कहा जा सकता है। बच्चे के अंदर जो सामाजिक जानकारी है उसको कहा जा सकता है। और जैसे अच्छे तरीके से हम समझें तो इसमें देख सकते हैं, कहा जा सकता है कि बालक के अंतर्गत जो कार्यों को करने की क्षमता है उसको देखा जा सकता है। एक प्रश्न और जैसे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को एंड करते हैं। फलप्रद शब्दावली किम भवति, अर्थात प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। हम क्या कह सकते हैं इसको? तो फल शब्दावली शब्दा येषां प्रयोगः वयं लेखने संभाषणे च कुर्मः इति भवति। अर्थात कह सकते हैं कि फल शब्दावली वह होती है जिन शब्दों के प्रयोग हम लेखन संभाषण में करते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? फल शब्दावली हो जाती है। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आप सभी लोगों को यही बताना चाहेंगे कि जो प्रश्न हम बताते हैं, देखिए मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत दूसरे तरीके से है। आप लोग यदि चाहें तो अपने फ़ोन को कहीं भी यूट्यूब को चालू करके रख दें और उसके माध्यम से आप लोग देखते रहें, आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इतने अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि आप लोग जो प्रश्न को पढ़ें सुनते जाएंगे तो भी आप लोग उसका उत्तर समझ जाएंगे। जिस प्रकार से सभी लोग अपने गीत को सुनते हैं और उसी प्रकार से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको अपना जो है नोट्स को देखना भी ना पड़े, ना ही मोबाइल देखना पड़े। आप ऐसे ही यूट्यूब चालू कर दीजिए और उसके माध्यम से आप ऐसे ही अपने प्रश्नों को देखते चले जाएंगे। ऐसे मेरे समझाने का प्रयास रहता है ताकि आप सभी लोगों को जो समय है वह भी बचे। आप कोई कार्य करते हुए जिस प्रकार से अपना मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन करते करते आप अपने आप को जो है अध्ययन के कार्य को कर सकते हैं। और मेरा यही कहना रहेगा कि मेरे पढ़ाने में जो कुछ भी त्रुटियां रहती हैं उस पर थोड़ा सा आप सभी लोग बताइए कि कैसे मैं और अपने आप को सुदृढ़ करूं, और ताकि आप सभी लोगों के लिए जो है लाभदायक हो सके और आगे मैं बढ़ करके आप सभी लोगों के लिए क्लासेस लाऊं। तो इसी वाक्य के साथ कि आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाएं ताकि वह सभी लोग सीटेट एग्जाम के विषय में जानकारी प्राप्त करके अपने आप को लाभान्वित करें और अपने आप को 90 अंक का जो क्राइटेरिया है उसको ला करके अपने सीटेट एग्जाम को क्लियर करें और आने वाली जो संभावित सभी भर्तियां हैं अध्यापक से संबंधित, उसमें अपने आप को चयन करने के लिए इस योग्यता को धारित करें। इसी वाक्य के साथ जय हिंद मित्रों, दोस्तों।